लोग बार बार बोल रहे हैं स्मार्ट सिटी। अगर पत्थर बिछाने से अगर कोई सिटी स्मार्ट होती है तो भाई वाकई सब सिटी स्मार्ट हो गई। शुरुआत में इन्होंने कहा हम यहाँ क्योटो बनाएंगे, तो क्योटो जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पे कटोरा लेकर बहुत लोग घूम रहे हैं। बोझिल सरकार को जो है नेस्त नाबूद करने के लिए जनता बैठी हुई है। फिर से 70 साल बाद जो है इनकी सरकार का जो सपना है वो भी चकनाचूर हो जाए। लोग जो है युवा हैं और किसी के पास कोई रोजगार नहीं। अब अच्छा कुछ भी बोर्ड पर बैनर पर लिख देने से अगर सब कुछ अच्छा हो जाता फिर हमारे आपकी कोई जरूरत नहीं थी। 100 रुपए का अनाज लोगों को फ्री दे दिया गया, लेकिन उनका झोला 165 रुपए का। अगर 5 मिनट की बरसात हो जाए तो ड्रेनेज कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि पूरी सड़क पे पानी लग जाएगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगी। जाता है जो आज मंदिर तैयार हो रहा है वो किसके पैसे से तैयार हो रहा है? ये हमारा पूरे जनता के पैसे से ही तैयार हो रहा है। आदमी मध्यम वर्गीय और आम आदमी सिर्फ और सिर्फ छला जा रहा है इस सरकार में। आपका DS4 न्यूज़ में स्वागत है। हमारा कारवां उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में आ पहुंचा है। वाराणसी शहर जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और वो विश्व में सबसे ज़्यादा दृष्टिगोचर केंद्र बना हुआ है। चूँकि वाराणसी में बहुत सी विकास परियोजनाएं चल रही हैं, वाराणसी को स्मार्ट बनाने की कवायद चल रही है। आज हम इन्हीं मुद्दों पर वाराणसी की जनता से आंखों देखा हाल पूछेंगे कि वो वाराणसी की विकास योजनाओं से कितने संतुष्ट हैं और वाराणसी में और क्या बदलाव देखना चाहते हैं। इन्हीं मुद्दों पर हम वाराणसी की जनता से सीधे होंगे रूबरू। आइए हम चलते हैं जनता के बीच। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। सबसे पहले आपका नाम? अनुराग पांडे। ये आप बताएं, वाराणसी में जो विकास परियोजनाएं अभी चल रही हैं इनसे आप कितना संतुष्ट हैं और इसमें आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं? हम पूरी तरह से एकदम असंतुष्ट हैं। यहाँ पे जितनी भी विकास कार्य की योजनाएं चल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑन पेपर ही चल रहा है। जनता को इससे कोई भी फायदा नहीं होने को है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले यहाँ पे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी करके गए थे, लेकिन उस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में हजारों करोड़ों रुपए लग गया होगा, लेकिन उसका आम जनता से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि उसका फीस इतना महंगा कर दिया गया है, लगभग 4 लाख रुपए। पहले उसी स्थान पे प्रेक्षागृह चलाया जाता था, जिसमें आम आदमी से लेके मध्यम वर्गीय लोग जो है वहाँ जाके बुक करा के 5,000 4,000 में जो है वहाँ अपने बहन बेटियों की शादी विवाह के लिए बहुत ही शानदार आयोजन होता था। लेकिन ये कन्वेंशन सेंटर में हजारों करोड़ रुपए लगा के आज 4 लाख रुपए 3 लाख रुपए उसका भाड़ा कर दिया गया है, जिससे आम आदमी क्या जाएगा? पहले ये बताइए, कॉर्पोरेट लोगों को फायदा पहुंचा। मैं 1 मिनट रोकना चाहूँगा अनुराग जी। भाई साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि वाराणसी स्मार्ट हो रही है, क्या आप इससे संतुष्ट नहीं है? कन्वेंशन सेंटर बना, वाराणसी स्मार्ट हो गई। देखिए, स्मार्ट होने से मतलब नहीं ना है। आपको जो आम आदमी तभी स्मार्ट होगा जब उन लोगों तक जो है सुविधाएं पहुंचेंगी। जब सुविधाएं ही नहीं पहुंचेंगी तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, उससे किसी का फायदा होने वाला नहीं है। आज जो बेचारे मध्यम वर्गीय और जो आम आदमी हैं उनसे एक बार जाके उनसे उनकी जीविका के बारे में पूछ सकते हैं कि वो किस तरह से जो है अपना जीविका चला रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं। उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो स्मार्ट तो पहले आप यहाँ सारी सुविधाएं को जो है जनता को ध्यान में रख के बनाना चाहिए ना। आप जनता के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं। सरकार से आप क्या चाहते हैं? आप अपने बारे में बताएंगे, सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि जितनी भी जो भी इनकी योजनाएं हैं और जनहित में जो भी योजनाएं बनाई जाएं, कम से कम उसका लाभ मिले। महंगाई देख रहे हैं, महंगाई, गैस सिलेंडर हो जाए, पेट्रोल हो जाए, आपका जो कुछ भी हो जाए। देख लीजिए, आज जो 380 रुपये वाला सिलेंडर जो है आज 1,000 रुपये में बिक रहा है। जो 70-75 रुपये वाला पेट्रोल था वो जो है 103 रुपये जो है लगभग जो है चल रहा है। तो आम आदमी से जुड़ा हुआ कोई भी तो ऐसा काम, इतना टैक्स लगा दे रहे हैं। आप वन नेशन वन टैक्स की बात करते हैं, कभी टोल प्लाजा देख लीजिए। आदमी मध्यम वर्गीय और आम आदमी सिर्फ और सिर्फ छला जा रहा है इस सरकार में। इससे जनता को कोई भला हो नहीं रहा है, सिर्फ जिंदगी कैसे कट रही है लोगों के, आम आदमी की, और लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं ये आप भली बात ही जान सकते हैं। और लोगों से भी आप धन्यवाद। भाई साहब, आप अपनी राय व्यक्त करें। सबसे पहले आपका नाम? विशाल श्रीवास्तव, मैं काशी का रहने वाला हूँ। पूछना चाहता हूँ कि देखिए, वाराणसी में प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जैसे सर्वविदित है कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र होने के नाते यहाँ बहुत सी विकास परियोजनाएं चल रही हैं। हजारों करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर प्रमुख है। बनारस की सड़कों का सुंदरीकरण हो रहा है, जगह जगह लाइट की व्यवस्था हो गई है। बनारस में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, ऐसा कहा जाता है। क्या आप इससे संतुष्ट हैं?
अब यह चीज़ अगर आप जो है संबंधित विभाग के सरकारी कर्मचारी अधिकारी से पूछते तो वो आपको सजा करके बताते। चूँकि आप जनता से पूछ रहे हैं तो जनता के विषय में अगर देखा जाए तो हमें तो यही लगता है कि जुमलेबाजी ज़्यादा है और वर्तमान परिस्थिति में जो पटल पर दिख रहा है जनता को केवल दुश्वारी है जनता के हाथ लगी। और किसी का भी चेहरा आप देख लीजिए गौर से अपने कैमरे की नज़र से तो कोई आपको क्या हंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अब अच्छा कुछ भी बोर्ड पर बैनर पर लिख देने से अगर सब कुछ अच्छा हो जाता तो फिर हमारे आपकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी हाल ही में देखे होंगे कि 50 रुपए का जो है 100 रुपए का अनाज लोगों को फ्री दे दिया गया, लेकिन उनका झोला 165 रुपए का। केवल प्रचार प्रसार के माध्यम से कितना पंप एंड शो करके दिखा के जो है योगी जी की छवि, मोदी जी की छवि को जो है प्रदर्शित किया जा रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। आने वाला समय इनको बहुत ही तगड़ा मुंहतोड़ जवाब देगी। जनता भी तैयार बैठी हुई है। जिस हिसाब से जो है इस बार 300 पार नहीं 30 पार हो जाए तो यही आप जान जाइए। और डरी आप जनता जो है बेचारी भोली भारी जनता है। भाई साहब खड़े हैं, इनसे भी इनकी राय जानेंगे। भाई साहब अपना नाम बताइए। जितेंद्र पांडे। जी बताएं जितेंद्र जी, पहले तो मैं बता दूं आपके माध्यम से कि ये सरकार जो बना है केंद्र से लेकर यूपी में, ये तो पहले तो शुरुआत में इन्होंने कहा हम यहाँ क्योटो बनाएंगे, तो क्योटो जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पे कटोरा लेकर बहुत लोग घूम रहे हैं, ये असल मुद्दा है। और जी, क्योटो शहर में कटोरा लेकर लोग घूम रहे हैं। जो राशन आप खाते हो क्या वो राशन उन्होंने बांटा है? और सिलेंडर दिया लेकिन जनता से उससे ज़्यादा जो है लिया। देख रहे होंगे कि जो है आप सिर्फ सिलेंडर भरवाने के लिए लोगों के पास पैसा ही नहीं है। आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या दुर्दशा हो रही है। सिर्फ एक पंप एंड वो प्रोग्राम चल रहा है इन लोगों का। लोग कर्जदार हैं। इस समय बेरोजगारी परम चरण सीमा पे है और लोगों से पूछे कि कितने कर्जदार है। कोई मकान बेचकर शहर से गांव चला गया, कोई गांव बेचकर कहीं और चला गया, कोई खुश नहीं है। बिल्कुल कर्जदार है भाई। आज तो देश का हर व्यक्ति कर्जदार है। सभी के ऊपर कुछ न कुछ कर्ज है जो है। और भाजपा सरकार में लोगों का कर्ज बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ। भाजपा सरकार में लोगों का कर्ज नहीं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हमारा दर्द है। हमारा तो दर्द ही बहुत ज़्यादा है भाई। हम लोग तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सभी लोग जो है युवा हैं और किसी के पास कोई रोजगार नहीं है। देखिए पिछले 5 सालों से सरकार है, ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने कुछ किया नहीं होगा। कुछ ऐसी एक चीज़ तो होगी जो सरकार ने अच्छी की होगी जिससे आप संतुष्ट हो। देखिए, एक अगर हिंदुत्व की बात हो तो 370 से हम लोग थोड़ा संतुष्ट हैं भाई। कश्मीर मुद्दे से हम लोग संतुष्ट है, राम मंदिर से संतुष्ट है, ये सब चीजें हुई है। ये तो आस्था है, ये तो हिंदुओं का आस्था है। और राम मंदिर को तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, लेकिन इन लोगों ने प्रयास किया। मंदिर में जाऊंगा, भगवान का हाथ जोड़ूंगा, उनको भगवान को मैं हाथ जोड़ता हूँ तो उनसे यही अपेक्षा करता हूँ कि हे प्रभु मेरा कल्याण करना, मेरे को कुछ ऐसा करना कि मैं भी राजा बन जाऊँ। लेकिन भगवान से मांगने से पहले मैं भी कुछ देता हूँ। भगवान को माला चढ़ाता हूँ, चढ़ावा चढ़ाता हूँ। वो चढ़ावा कहाँ जाता है, किसके पास जाता है? जो आज मंदिर तैयार हो रहा है वो किसके पैसे से तैयार हो रहा है? ये हमारा पूरे जनता के पैसे से ही तैयार हो रहा है। इसका श्रेय किसको जाता है? योगी जी को जाता है, मोदी जी को जाता है। मैं कहता हूँ उस पैसे से लॉकडाउन में अगर हर एक व्यक्ति के घर अनाज बढ़िया से दिया होता तो मुझे लगता है कोई इस उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति गरीब नहीं होता। विकास किसको कहते हैं आप? इंसान का विकास होना चाहिए कि नहीं? आर्थिक स्थिति के आधार पर भारत की संरचना होनी चाहिए कि मंदिरों के आधार पर? रामायण और गीता के आधार पर होना चाहिए? आर्थिक नीति के आधार पर देश का संरचना होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। और जहां प्रधानमंत्री की बात आती है, मुख्यमंत्री की बात आती है, तो कुछ बड़ा जनता को मिलना चाहिए, तब जनता समझेगी कि हमारे साथ कुछ भला हो रहा है। सबसे महंगा उत्तर प्रदेश के अंदर है तो बिजली, गैस, बिजली, अगर लोग त्रस्त हो जा रहे हैं। आप सुविधा देते हैं, बेसिक नीड होता है रोटी कपड़ा मकान, लेकिन यहाँ पे रोजगार ही नहीं है। जब बेरोजगारी बढ़ रही है तो ये बेसिक नीड पूरा नहीं होगा। और रही बात, आप लोग बार बार बोल रहे हैं स्मार्ट सिटी। अगर पत्थर बिछाने से अगर कोई सिटी स्मार्ट होती है तो भाई वाकई सब सिटी स्मार्ट हो गई है। यहाँ पे जगह जगह रोडें टूटी हुई हैं, जाम की दुनिया भर की समस्या है। निकलने में 1-1 घंटे का रास्ता लग जाता है। 2 किलोमीटर का सफ़र 1 घंटे में पूरा होता है।
अगर 5 मिनट की बरसात हो जाए तो ड्रेनेज कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि पूरी पूरी सड़क पे पानी लग जाएगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगी। तो ऐसे में स्मार्ट सिटी आप इसको कैसे कह सकते हैं? दूसरा आपने एक पॉइंट और तीसरा पॉइंट उठाया था इसमें कि अगर हमारे जो नेता लोग कहते हैं कि रोजगार है लेकिन उसको मतलब उस लायक लड़के नहीं हैं, तो अगर उस लायक लड़के नहीं हैं तो उसको कौन बनाएगा लड़कों को? ठीक है, आप पढ़ाई बंद किए हुए हैं, हर जगह रिजर्वेशन किए हुए हैं और करप्शन डाले हुए हैं। अगर हम नौकरी में अगर रिजर्वेशन को देख लें तो जो हमसे कमज़ोर वर्ग है, जो हमसे पढ़ने में जो कमज़ोर है, उसको नौकरी मिल जा रही है। जो योग्यता वाले हैं वो घूमते रह जा रहे हैं। तो आपको उचित लड़के कहाँ से मिल पाएंगे नौकरी के लिए? तो आप इस बात को ध्यान में रखें उसको। अब ये देखिए, रेटिंग तो अलग होती है, 10 में से हर गवर्नमेंट की अलग होती है, लेकिन हर गवर्नमेंट की रेटिंग अलग जाएगी। रेटिंग उनको शून्य दिया जाता है क्योंकि कभी भी किसी कार ही ऐसा नहीं है कि उनको रेटिंग दिया जाए, एकदम शून्य, जीरो। क्योंकि जनहित का कोई काम अगर आप करिए तब ना समझ में आए। आज देख लीजिए कि बच्चों को पढ़ाई, इतनी शिक्षा महंगी हो गई है कि लोग सही से फीस भी नहीं भर पा रहे हैं। आज देखिए कि जो है 200, 500, 1000 रुपये की जगह जो है 3-3 हजार रुपये फीस है बच्चों का। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे लूट मचा हुआ है। आखिर जब बच्चे जाएंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं, तो उनको आप सरकार है ना, तो आप तो जनहित का ध्यान रखेंगे ना। जनहित का ध्यान में रखते हुए ना कोई योजनाएं बनाएंगे, लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ केवल आम आदमी के ऊपर बोझ ये सरकार बन गई है। और इस बोझिल सरकार को जो है नेस्तनाबूद करने के लिए जनता बैठी हुई है और आने वाले चुनाव में इनको जो है इतना ज़बरदस्त सबक सिखाएगी कि इनकी भी जो है फिर से 70 साल बाद जो है इनकी सरकार बनने का जो है इनका जो सपना है वो भी चकनाचूर हो जाएगा। 300 पार तो होगा ही नहीं ना, वो 30 पार हो जाए इस बार जो है तो बहुत बड़ी बात है। सेटिंग गेटिंग की सरकार है। सेटिंग गेटिंग का मतलब ये हो गया कि ज़्यादा बोलने पर जब अधिकारियों को जब तो कहने का मतलब ये है जनता भी सहमी हुई है। जवाब समय आने पर देगी जनता। सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं जनता के हैसियत से, और बड़े लोग इंतजार कर रहे हैं अपने बड़े हैसियत के हिसाब से। और जो परिस्थिति है वो सबके सामने है, छुपी नहीं है। पूरे भारत में 45,000 नौकरी आप नहीं दे पाए। 23 करोड़ लोग डे बाई डे बिना खाए सो रहे हैं 5G के युग में, तो यह सोचना पड़ेगा। तो आपने देखा, जनता ने अपनी राय विभिन्न मदों पे दी और उन्होंने बताया कि किस तरीके की क्या मूलभूत समस्याएं हैं, जिसमें क्या सुधार होने चाहिए, अभी कितनी सुधार की ज़रूरत है और क्या क्या यहाँ पे विकास हुआ, किससे वो संतुष्ट हैं, किससे वो असंतुष्ट हैं। यह सारी बातें उन्होंने मुखर रूप से अपनी रखी। तो आइए हम चलते हैं दूसरी जगह, फिलहाल अभी के लिए यहीं तक।